Hey guys, welcome back to our channel Expressive Learners. This is Vaishali Dhawan here, and today we are going to start with class 11 chapter number 1 of physical education, changing trends and career in physical education. Guys, I want to say you before starting the video that you must recommend to the latest वीडियोज़ ऑफ योर सेशन, बिकॉज जो पुरानी वीडियोज़ हैं जिन लोगों ने चैप्टर 1 कराया है, पुराना मतलब पिछले साल करवाया है, उनकी वीडियोज़ को प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि आपके लिए ही वो डिसएडवांटेज प्रूव हो सकता है. वाई? बिकॉज इस साल फिजिकल एजुकेशन में काफ़ी कुछ नया है जो ऐड ऑन हुआ है, और आपको सिर्फ नई वीडियोज़ में मिल सकता है. पुरानी जो वीडियोज़ आप देखोगे, जितने भी लोगों ने बनाई हैं, उन सब ने जो वीडियोज़ को ख़त्म कर दिया है 23, 22, 18, 19, 20 मिनट में. लेकिन अब चैप्टर्स की लेंथ बढ़ गई है क्योंकि सिलेबस ऐड ऑन हो गया है. सो आई जस्ट मस्ट रेकमेंड यू ऑल दिस. ये एडवाइस थी आप सबके लिए एक तरह की कि आप नई वीडियोज़ को ही रेकमेंड करें. तो मैं आपको 2022 टू 2023 के जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बन रही है, बिल्कुल लेटेस्ट. सो लेट्स गेट बिगिन विद द वीडियो. इंट्रोडक्शन. गाइज देखो, फिजिकल एजुकेशन इज़ वन थिंग दैट अब आने वाले दिनों में हम बहुत सारे चैप्टर्स लेकर आने वाले हैं. फिजिकल एजुकेशन के जितने भी चैप्टर्स आने हैं, आई हैव हर्ड दैट 6 यूनिट्स आएंगे, यानी कि 6 चैप्टर्स आएंगे आपके हाफ ईयरली में. सो हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर आ रहे हैं. स्टे ट्यून्ड, हम बाकी के चैप्टर्स की वीडियो जल्द अपलोड करेंगे. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल देन डू सब्सक्राइब. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट. इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या, इन द सेंस की डेफिनेशन तो नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, बट व्हाट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ एजुकेशन ऑफ फिजिकल रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन वी विल स्टडी अबाउट. ठीक है, इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहो. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है फिजिकल एजुकेशन का, फिर एम्स क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स क्या है, प्लेइंग सरफेस, वेयरेबल गियर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. जैसे कि पुरानी जो आपके वीडियोस हैं उसके अंदर 1.2 टॉपिक ही नहीं है पूरा का पूरा, ये नया टॉपिक है. ठीक है, फिर करियर ऑप्शंस एंड फिजिकल एजुकेशन तो है. फिर खेलो इंडिया प्रोग्राम. खेलो इंडिया प्रोग्राम पुराना है, लेकिन फिट इंडिया प्रोग्राम इज़ न्यू. सो आपको पुरानी वीडियोस में ये नहीं मिलेंगे काफ़ी कुछ जो है टॉपिक्स, और बीच बीच में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि पुरानी वीडियोस में नहीं करवाई गई हैं, बल्कि हम करवा रहे हैं. सो डू वॉच द वीडियो. Fit India program is new, and also the 1.2 topic, and in between many subtopics are there which are latest added. So just watch the video till the end. Okay. इंट्रोडक्शन मैंने आपको पार्ट बता दिया कि फिजिकल एजुकेशन आज नया नहीं आया है. ये जो कंसेप्ट है ये पुराना है, पर ये धीरे धीरे एडवांसमेंट्स के साथ लोगों के सामने आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इसका हम टॉपिक करेंगे 1.1, जहाँ से हमारा मेन शुरू होता है, कॉन्सेप्ट्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ये देखिए, ये आपका टॉपिक है नेक्स्ट. ठीक है, बेसिकली ये आपकी एसपी की बुक है जिसमें से हम करवा रहे हैं. ओके, सो फिजिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है हम इसी तरीके से समझते हैं कि कुछ गेम्स खेलते हैं हम, इसके अंदर कुछ स्पोर्ट्स होती है. आज के टाइम पे जो फिजिकल एजुकेशन है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो फॉर ऑल द एजेस ऑल्सो. ठीक है, ये बहुत अलग अलग एजेस के लिए आ चुका है फिजिकल एजुकेशन. और ये सिर्फ स्कूल एज, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है लाइन, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द स्कूल एजेड चिल्ड्रन, टू पीपल ऑफ ऑल एजेस इट इज़ रिकमेंडेड. एंड ओके, सो ना ही ये सिर्फ स्कूल एरियाज़ में है जहाँ पे स्कूल इन्वायरमेंट नहीं है, यानी कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी फिजिकल एजुकेशन को फॉलो करा जाता है. इसका कंसेप्ट ये है कि बेसिकली ये एक ऐसी एजुकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड डायनेमिक सब्जेक्ट्स को स्टडी करती है. और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन नाम से तो सब्जेक्ट वही रहेगा, पर इसके अंदर का जो एवोल्यूशन बहुत आई है इस सब्जेक्ट के अंदर, बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं. आज के टाइम पे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन वो नहीं कि आप मैदान में जाकर खेल रहे हो. आज के टाइम पे फिजिकल एजुकेशन से लोग अपना करियर भी बना रहे हैं. आपने देखा होगा क्रिकेटर्स, है ना, बहुत सारी गेम्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे लोग खेलते हैं. ठीक है, एंड मेडल्स एंड ऑल सब कुछ जीत के लेके आते हैं, और करियर तो अलग बात हो गई बनाना इसके अंदर. ठीक है, तो जो फिजिकल एजुकेशन है आज के टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है. पुराने तरीके से नहीं रहा है आपका फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, इसका आप यूज़ अपने फ्यूचर में भी ले सकते हो अगर आप आज इसे पढ़ रहे हो. हम पढ़कर टीचर्स बन गए हैं, तो इसी तरीके से जैसे कि इसके कंसेप्ट ये कहता है कि फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इन द लास्ट 50 ईयर्स, एंड इट हैज़ एक्सपेंडेड इन डिफरेंट एरियाज ऑल्सो. ओके, नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ, नॉट ओनली फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस और ओनली मेंट फॉर चिल्ड्रंस, बट ऑल्सो फॉर द ऑल एजेस. ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन.
नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंप्राइजेस होलिस्टिक एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलेस्ट एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड स्पिरिट थ्रू एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़। जब हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करते हैं तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी का जो मेंटल लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, फिटनेस तो आती है हमारे शरीर में, हमारी हर तरीके से डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, फिजिकल फिटनेस आती है आपकी बॉडी में, है ना, और आपके अंदर एक स्पिरिट आती है कुछ करने की, फिजिकली सोशली एंड मेंटल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये रही आपकी लाइन। It also contributes to the total health of learners and the community. Physical education is can be defined as a subject that is not only in physical fitness but also concerned with the development of number of skills. ओके, सो नंबर ऑफ स्किल्स इसके साथ आपके मेंटेन हो सकते हैं। जैसे कि इस समय आप फिजिकल एजुकेशन को बुक्स में पढ़ रहे हैं, हैव यू एवर थॉट कि आप गेम्स के, हम सिर्फ हमारे स्कूल में गेम्स का पीरियड होता था, हम जाते थे ग्राउंड में कुछ भी खेल के आ जाते थे, गेम्स अपनी खेलते थे, जो जो हमने ले रखी होती थी गेम्स खेल के हम आ जाते थे। दिस इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर दैट। फिजिकल एजुकेशन आज किताबों में पाया जाता है और इससे पढ़कर भी हम काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं, ना इसे खेल कर हमें नॉलेज मिलती है, ऑल्सो इसको अप्लाई करने की तो बाद में बात है, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज की तो बाद में बात है, पर इसको एक थ्योरेटिकल वे से भी आप बहुत आगे तक स्कोप हैं इसके। ठीक है, सो इससे आपके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कॉपरेशन की, अदर्स को रिस्पेक्ट करना, लॉयल्टी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विनिंग विद ग्रेस एंड लूजिंग विद होप। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली द मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये भी कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही आता है। ठीक है, तो द वर्ड फिजिकल एजुकेशन, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फिजिकल एंड एजुकेशन। तो जो फिजिकल है ये हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एंड्योरेंस, हम दिखने में कैसे हैं, दैट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। ओके, आपकी बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। और जो एजुकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन के साथ चलता है। एजुकेशन तो आपकी तब तक चलती जाएगी जब तक आप, एज योर एज गोज ऑन, योर एजुकेशन विज ऑल्सो, एजुकेशन वुड नेवर एंड। ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है कि कब आप उसको क्लोज करना चाहते हैं। एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, बेसिकली रिसीविंग सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन या देना किसी को। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन कैन बी रेफर टू एज एन एजुकेशनल प्रोसेस विच एम्स टू डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी थ्रू एक्टिविटी। ठीक है, रियल फिजिकल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू एनी सिंगल एक्टिविटी, इट हेल्प्स इन कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सेम लाइन बार बार रिपीट हो रही है कि इसके साथ जब हम फिजिकल एजुकेशन में अपने आप को एनरोल करते हैं, नॉट ओनली हमारे अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलती है सिर्फ फिजिकल फिटनेस के थ्रू, बट ऑल्सो हमारे अंदर हर तरह की एक वैल्यूज़ इनकलकेट हो जाती हैं जब हम अपने आप को एनरोल करते हैं फिजिकल एजुकेशन में। ओके, पॉजिटिव बिहेवियर देखने को मिलता है, गुड हैबिट्स देखने को मिलती है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है सब कुछ है। ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप गुड हैबिट्स एंड पॉजिटिव बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, इमोशनल डेवलपमेंट, नॉट लिमिटेड टू सिंगल एक्टिविटी, देयर वंस अगेन सेइंग दैट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब टॉपिक अंडर कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिकली हम फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। अब कुछ एमिनेंट स्कॉलर्स ने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन को आपके सामने रखा है। क्या है डेफिनेशन फिजिकल एजुकेशन की? आप इसमें से कोई भी एक एमिनेंट स्कॉलर जो है, स्कॉलर्स मीन्स हमारे जो स्कॉलर्स रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन से अ फेमस पीपल विच जस्ट कम्युनिकेट विद थ्रू देयर लैंग्वेज। जैसे फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन उन्होंने आपको दी है, यहाँ पे अलग अलग स्कॉलर्स हैं, आप किसी भी एक की रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनकी करते हैं, ब्राउनवेल की। फिजिकल एजुकेशन इज अ accumulation of wholesome experiences through participation in large muscle activities that promote optimum growth and development। देखो, जब हम फिजिकल एजुकेशन में अपने आप को एनरोल करते हैं तो ना ही सिर्फ हमारे अंदर एक्सपीरियंस आता है, हम मसल एक्टिविटीज़ में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, मसल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ हमारे अंदर बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलती है। JB नैश क्या कहते हैं? फिजिकल एजुकेशन इज अ फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। थोड़ी बहुत इनकी जो आपस में डेफिनेशन है वो मिलती है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ सकते हो। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस, फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच एम्स एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट। मतलब आप एक बॉडी की मूवमेंट से अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक बॉडी की मूवमेंट्स देखो कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट आपके अंदर हर तरीके से आ रही है। वो सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस को के रिलेटेड नहीं बात करती है, बट ऑल्सो आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पेशली चिल्ड्रंस की। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बेसिकली 1.1 का ही नेक्स्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स एम्स पढ़ा था ना मैं, तो एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन अब हमारे पास टॉपिक है। व्हाट इज दिस टॉपिक सेइंग? एम्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के? फिजिकल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन थ्रू मूवमेंट, ठीक है, ये इतना तो समझ में आ गया आपको। ये हमारी फिजिकल एबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, एम करती है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है। जितनी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ दिन भर करते हैं उसको और इंक्रीज़ करने की इसकी ये एम होती है फिजिकल एजुकेशन की, हम और ज़्यादा फिट हो जाए, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन जो एम है कि बच्चों को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट बनाना, ताकि उनकी इतनी अच्छे तरीके से उनकी पर्सनल और सोशल क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएं कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से व्यतीत कर सकें और एक अच्छे सिटीज़न में उभर कर आएँ, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछी जा सकती है आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेफिनेशन दे रखी होती है बच्चों को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से कुछ एमिनेंट स्कॉलर्स हैं जो कि इसके एम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हु आर दे? बेसिकली सी on the next page. According to J.F. Williams, physical education should aim to provide skilled, what is this? लीडरशिप एक्टिविटीज़, ओके, जो कि आपको फिजिकली होलसम एंड मेंटली स्टिमुलेटिंग एंड सोशली साउंड करती हैं। ये सब कुछ आपके एमिनेंट स्कॉलर्स ने बोला है, ठीक है। तो अब इसकी सारे डेफिनेशन से हमें क्या क्लियर होता है कि जो फिजिकल एजुकेशन है बेसिकली वो होलिस्टिक डेवलप कॉन्सेप्ट लेकर आता है डेवलपमेंट का, ह्यूमन पर्सनालिटी का, थ्रू मेंटली, सोशली, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनल डेवलपमेंट। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ओवरऑल डेवलपमेंट होती है ह्यूमन पर्सनालिटी की, नॉट ओनली सीमित टू द फिजिकल अपीयरेंस। I'm once again saying to you, so that he is able to just with the ups and downs of human life and become a respectable citizen of the society. नेक्स्ट कम्स योर, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहता क्या है कि फिजिकल एजुकेशन बार बार एक ही चीज़ कहना चाहती है उसकी डेफिनेशन में, उसके ऑब्जेक्टिव्स में। अगर आगे हम पढ़ने वाले टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसमें भी वो वही कहेगा। अभी समझिए, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दोनों टॉपिक्स यही कहती हैं कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर आप अपने आप को इनरोल करते हैं सो ना ही सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस डेवलप होगी, आपके अंदर फिजिकली डेवलप्ड हो गया आप, बट ऑल्सो आपके अंदर और भी कई वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, जैसे लॉयल्टी, रिस्पेक्टफुल सिटीजन में आप आ जाएंगे। नेशनलिटी, नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन कहती है कि आप एक गुड सिटीजन में अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे और खुशियों से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे, एंड एम टू लिव हैप्पीली। और जो हमने इसकी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके अंदर भी हमने यही पढ़ा है। आपने डेफिनेशंस देखी एमिनेंट स्कॉलर्स की, और फिर से हम एम्स में भी देख रहे हैं एमिनेंट स्कॉलर्स की एम्स क्या दिए, उन्हें अलग अलग एम अपने अपने दिए। जैसे इनका एम पढ़ सकते हो आप J.R. शेरमैन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था कि 1.1 टॉपिक में आप पढ़ने वाले हो कॉन्सेप्ट्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपका 1.1 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बच्चा ये जो टॉपिक है, सो बच्चा ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, डेवलपिंग एन एनर्जेटिक लाइफस्टाइल, थ्राइविंग मोटर स्किल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, बीइंग अ बेटर सिटीजन। तो ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मे बी थोड़ा सा आपको क्लियर ना हो बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, सो दैट्स वाई ब्लैक एंड वाइट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो तो पुराने सिलेबस में था, इमोशनल भी था एंड सोशल भी था एंड मेंटल भी था। बाकी जो ये सारे हैं, मोटर डेवलपमेंट, डेवलपिंग एन एनर्जेटिक लाइफस्टाइल, थ्राइविंग मोटर स्किल्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बीइंग अ बेटर सिटीजन, इज़ नॉट देयर। ये नया है, ठीक है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है और एड ऑन है। तो आपको ये किसी ने भी नहीं वीडियोज़ में करवाया होगा, पुरानी वीडियोज़ में, ठीक है। सिर्फ 4 पॉइंट्स करा दिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन की, वो आपके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं फिजिकल एजुकेशन में अगर आप अपने आप को एनरोल करते हो तो क्या क्या रहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होती है सबसे पहले, ये सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप मसल्स को स्ट्रेंथ आउट करोगे, 2-3 स्क्वाट लगाओगे, प्लैंक्स मारोगे, तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपका फिजिकली फिट होगे। तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का, ये आपको आपकी बॉडी को टोन कर देता है, आपकी मसल्स को टोन कर देता है, डेवलपमेंट हो जाती है स्ट्रेंथ की, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है आपके अंदर
वो जो फैटिग्यू वाली आपकी जो आदतें हैं वो सारी छूट जाती है. फैटिग्यू मीन्स थकावट रहती है, सारा दिन लेजीनेस है, वो सारा चला जाता है आफ्टर यू एनरोल योर सेल्फ इन द फिजिकल एजुकेशन. बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज़, नॉट ओनली फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़. ओके, व्हाट आर दोज? जैसे कि आप डेली वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, दीज आर ऑल अंडर योर फिजिकल एजुकेशन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्टिव ऑल सिस्टम इन बॉडी सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम. फिजिकल डेवलपमेंट हम कब किसी को कह सकते हैं कि आप फिजिकली डेवलप्ड हो? कि जब किसी का सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, देन वी कैन से दैट द पर्सन इज फिजिकली डेवलप्ड, फिजिकली फिट. ओके, सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसकी. अब नेक्स्ट इज योर मोटर डेवलपमेंट. इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है. ओके, सो मोटर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप ऑफ नर्व और नर्व फाइबर दैट और टू द वन दैट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द मसल्स. सी बेसिकली आप ध्यान से देखना यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा. मोटर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारा न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप कैसा है. मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप ऑफ नर्व और नर्व फाइबर टू द वन दैट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द मसल्स. नर्वस सिस्टम आपको पता होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मसल्स के साथ कैसे कनेक्टेड है, उस रिलेशनशिप को बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप. वही टर्म कहलाती है मोटर डेवलपमेंट. समझ में आई? दोबारा समझाती हूँ आपको. मोटर डेवलपमेंट होता है न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप. न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप नहीं समझ में आया मैम, ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम वर्ड है. व्हाट इज दिस? बेसिकली व्हेन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम गेट्स अटैच्ड टू द. आई होप आपको मोटर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. आई कैन रिपीट फॉर यू वंस अगेन दैट मोटर डेवलपमेंट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप. कि आपके जो न्यूरल सिस्टम है उसका मसल्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, दैट इज़ योर न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप. आपकी नर्वस सिस्टम कैसे कनेक्टेड है आपके मसल्स के साथ, उसको बोल देंगे न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप. अगर आपके न्यूरोमस्कुलर स्किल्स डेवलप्ड होंगे तो आपकी एबिलिटीज़ भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा. क्विक रिफ्लेक्सेस भी आपके इंप्रूव हो जाएंगे और एफिशिएंट एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स कर सकते हो विदाउट अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी. आपकी थोड़ी एनर्जी खर्च होगी और आपको फैटिग्यू भी कम फील होगा. फिजिकल एजुकेशन इंप्रूव्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. अगर आप फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ करते हो तो आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब कि आप ऐसी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो विद लिटिल एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, मतलब कम एनर्जी खर्च कर आप ये ग्रेसफुल मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो. गुड कोऑर्डिनेशन कीप्स अवे द फैटिग्यू. आ गया ना ये लाइन? तो अच्छे, अगर आपका ये कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आपकी जो थकावट है वो दूर रहेगी एंड रिएक्शन टाइम ऑल्सो इम्प्रूव. मतलब काम करने का आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहेगी बिकॉज ऑफ योर एनर्जी वुड बी टू मच नॉट स्पेंड. आपकी एनर्जी अगर कम गुल होगी तो आप काम ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली कर सकते हो. रिएक्शन टाइम इंक्रीज करना मतलब यही होता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेट है, हर इंडिविजुअल जो है उसके अलग अलग इमोशंस होते हैं. जैसे करेज किसी के अंदर होता है, किसी के अंदर लॉयल्टी होती है, किसी के अंदर सच्चाई बहुत मतलब उसके अंदर होती है, ट्रुथफुलनेस, इनिशिएटिव लेने की कोई पावर होती है, कॉपरेशन पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है डिफीट को फेस करना, विक्ट्री को फेस करना. विक्ट्री मीन्स जीत और डिफीट मीन्स हार. स्पोर्ट्समैनशिप मतलब कि गेम खेलने का एक अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, कंट्रोलिंग दिस इमोशंस इन नॉर्मल कंडीशंस एंड अंडर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम्स स्पेशली. ओके, तो फिजिकल एजुकेशन आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आपके जो इमोशंस आप इनको कंट्रोल कर सकते हो. समझ में आया? नेक्स्ट कम्स योर सोशल डेवलपमेंट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट. सो बच्चा, सोशल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो आप नो इंडिविजुअल कैन लिव अलोन इन द सोसाइटी. कोई भी इंसान सोसाइटी के अंदर अकेला नहीं रह सकता. उसके लिए आपके साथ सोशली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ये नहीं कि आप कहीं पे रह रहे हो और आपकी किसी के साथ बन नहीं रही. You have to follow the rules and regulations. You can't skip the rules and regulations. You have to follow the norms and procedures of that society that you may live peacefully there. ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल अकेला नहीं रह सकता. उसको एक सोसाइटी के अंदर रहना पड़ता है. अगर सोसाइटी के अंदर रहना है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उस सोसाइटी के लॉज को फॉलो करना पड़ता है. तो फिजिकल एजुकेशन आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके अंदर सोशल डेवलपमेंट की पावर, मतलब आपके अंदर वैसी डेवलपमेंट को देखने को मिलती है. क्यों मिलती है? क्योंकि जब आप गेम्स खेल रहे होते हो तो आपको काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ डील करना होता है ऑफ योर ओन टीम एंड राइवल टीम. राइवल टीम मीन्स योर अपोजिट टीम.
He has to follow the rules of the games and instructions given by the coach, captains, and referees. Thus, physical education develops the qualities of cooperation, togetherness, tolerance, leadership, self-control, discipline, etc. ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट आपकी आ गई ना इसके अंदर. देखो, जब आप किसी गेम खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, आपके अंदर एक सोशल डेवलपमेंट आ जाती है जब अपने टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उस गेम को प्ले करो ताकि आप जल्दी से जीत सको. वो सारी कोऑर्डिनेशन के लिए आपको सोशली डेवलप्ड होना ज़रूरी है, तो वो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हो सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटल डेवलपमेंट. मेंटल लेवल भी पर्सन का इसके अंदर डेवलप हो जाता है अगर आप अपने आप को इसके अंदर एंगेज करते हो. फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ ना ही सिर्फ आप फिज़िकली फिट होते हो बट ऑल्सो मेंटल लेवल पर भी आपका जो अप्रोच है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है. मेंटल लेवल पर्सन का डेवलप हो जाता है. वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ डू नॉट रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो नीड अ अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रीसाइज मूवमेंट्स. आपको कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए गेम्स खेलते वक्त. For example, if you are just playing cricket and you just need to concentrate that your ball must hit the bat, that you may make a home run, which is in your cartoons also, है ना. दैट इज़ अनदर थिंग कि आपको एक फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल डेवलप चाहिए क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए गेम खेलते वक्त. आपको अपनी शटल को अपने रैकेट से कैसे हिट करना है उसके लिए आपको एक माइंड लेवल वैसा अप्रोच चाहिए ताकि आप उस गेम को प्ले कर सको. ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ने भी प्रूव करा है कि फिजिकल एजुकेशन में अपने आप को एंगेज करने से मेंटल डेवलप हो सकता है इंसान, मेंटली डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो physical education improves the knowledge of individual and enables him to face new situations and problems. So his mental development takes place in many ways. Okay, next comes your point, developing an energetic lifestyle. ठीक है, ये जो point है ये न्यू point है. ठीक है, one of the objective physical education is to spread awareness. जब एक एनर्जेटिक लाइफस्टाइल आपका डेवलप होता है, क्या फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस आ जाए आपके लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग. दिस ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इंक्लूड्स मेकिंग पीपल अप्रिशिएट द वैल्यूज ऑफ हेल्दी लाइफ एंड एवरीथिंग इट इंटेल्स. थ्राइविंग मोटर स्किल्स, डेवलपिंग मोटर स्किल्स फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर मोटर स्किल्स. मोटर डेवलपमेंट आपको समझा दिया है तो आपको रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग तो चाहिए ना. एटलीस्ट आप अपने बेसिक्स में वो इन्वॉल्व करते हो तो उसके लिए आपकी मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए. फिजिकल एजुकेशन ये भी, इसके अंदर भी सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन भी, अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो तब भी आपके साथ ऐसा मोटर स्किल्स थ्राइव हो सकते हैं आपके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकेंड लास्ट पॉइंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट. कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है बच्चा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लेइंग फ्रॉम योर टीम्स, है ना. कोई ऐसा एक इंसान ज़रूर होता है टीम के अंदर जिसको हर कोई कहता है हमने तो तेरे को ही अपनी टीम में लेना है, क्योंकि उसकी करेक्टर जो है, उसका जो एक क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, एक गेम खेलने के कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं उसके अंदर जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एज अ गेम लेवल, ऑन द गेम लेवल. फिजिकल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कैरेक्टर को डेवलप कर देना. जब आप लॉयल्टी से गेम खेलते हो आपका जो एक ईमान है, एक कैरेक्टर है, वो बढ़ जाता है. ठीक है, आपका कैरेक्टर डेवलप हो जाता है. सम ट्रेड्स व्हिच आर बिल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और रेजिलेंस, मॉरलिटी, सेल्फ एस्टीम एक्सेट्रा. बीइंग इन्वॉल्व इन फिजिकल एजुकेशन इट helps in boosting your academic levels, improvement in social behavior and setting a long term goals you know very well. Okay, but being a better citizen, next is being a better citizen. जब आप अपने आप को ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करते हो तो आप एक अच्छे सिटीजन बन जाते हो क्योंकि आपको पता है अगर आज मैं अपनी ट्रेनिंग स्किप करूँगा तो मुझे इसका नुकसान होगा. आप एक अच्छे लेवल से सोचते हो, एक अच्छे किसी के बेटरमेंट के लिए सोचते हो अपने, तो आपके अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल कल्टीवेट कर सकते हो आप अपने अंदर कि ये हाँ मुझे करना है. आपके अंदर अच्छे आइडियाज़ आएंगे तो इससे आपकी इफेक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल इफेक्टिव बन जाएगा और अच्छा, ताकि वो अपनी कंट्री को जब सर्व कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से प्ले कर सके. ओके, इसी के साथ हमारा 1.1 टॉपिक कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आया हो. एंड नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू 1.2 टॉपिक, दैट इज़ changing trends in sports, playing surface, wearable gears and sports equipment and technological advancements. सबसे पहले आप पढ़ोगे changing trends in sports. ये बिल्कुल नया टॉपिक है. ओके, सो 1.2 टॉपिक में आप सबसे पहले पढ़ने वाले हो प्लेइंग सरफेस. जो आपके स्पोर्ट्स में जो आप गेम्स खेलते हो उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं, रूल्स अमेंड होते रहते हैं, द प्लेइंग लाइफ स्टाइल इज अमेंडेड आउट. सो उनके बारे में हम कुछ आज पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला है आपका प्लेइंग सरफेसेस, जिस पर आप खेलते हो. डू यू नो दैट नाउ-अ-डेज नो रियल ग्रासेस एग्जिस्ट. नकली ग्रास जो आप मैचेस देखते हो प्ले होते हैं, जो कंडक्ट होते हैं मैचेस, क्रिकेट मैच, कोई भी गेम हो, तो ऐसे मैचेस वो जो आर्टिफिशियल ग्रास पे प्ले करते हैं वो असली प्लेग्राउंड नहीं होता है, इतनी हरियाली नहीं हो सकती है, वो सारा आर्टिफिशियल सेटअप होता है. आपको तो पता होगा ही.
ठीक है। सो प्लेइंग सरफेस आजकल बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस आ गए हैं। ये डिपेंड करता है प्लेयर के एक्सपीरियंस पे और कौन सी गेम खेली जा रही है। कुछ गेम्स के लिए हमें रियल एनवायरनमेंट लुक क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। हर एक सरफेस का अपने अपने पर्पज़ होते हैं। सम विल अलाउ गेम्स टू बी प्लेड अंडर कंडीशंस दैट वुड अदरवाइज रेंडर देम अनप्लेएबल एंड अदर्स वुड हाई लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द प्लेयर। कई बार क्या होता है कि सरफेसेस भी लोगों के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, पर्पसेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेंज अरेंज करे जाते हैं बेसिकली। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे अपने आप के एनवायरनमेंट को सेट कर देते हैं, सरफेस को सेट कर देते हैं ताकि जो गेम है वो उन कंडीशंस के अंदर प्ले कर सकें, और कुछ अपनी कंफर्ट को देखते हुए उस लेवल को सेट करते हैं, ठीक है। तो आज के जो हमारे पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं ना, वो 100 ऑफ ईयर्स से खेलते आ रहे हैं, और वो नेचुरल ट्रेडिशनली, तो पहले आपको मैं बताती हूँ, many of our today popular sports have been played for 100 of years. आज की जो popular sports है, for example your cricket comes over there, kabaddi and all. Traditionally sports were played in on natural grass surfaces. ये मैंने आपको अभी just बताया कि natural तरीके से traditionally खेला जाता था पहले। Maintenance of grass surfaces involve different activities like mowing, irrigation, control of weeds, pests and diseases. अगर आप नेचुरल ग्रास के ऊपर खेल रहे हो तो जाहिर सी बात है वो ग्रास ग्रो भी करेगी, तो ग्रास को एक सेटल करना भी बहुत ज़रूरी रहता था। ग्रास में वीड्स ग्रो कर जाते थे, इंसेक्ट्स लग जाते थे, तो उससे प्लेयर्स को अफेक्ट होती थी, उनकी गेम पे प्रभाव पड़ता था। तो उस ग्रास को मैनेज करना पड़ता था, उस प्लेग्राउंड को मैनेज करके रखना पड़ता था, पहले के टाइम पे वो बात कर रहे हैं। पर आज 1960s में, मतलब पहले की, फिर से वो कह रहे हैं कि जो स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर्टिफिशियल पिचेस यूज़ करते थे, अब आज के टाइम पे आर्टिफिशियल प्लेइंग सरफेस यूज़ करे जाते हैं, जो कि ऐसे इंटेंट के साथ क्रिएट करे जाते हैं कि वो ऐसी बन जाती है लुक कि हाँ ये असली है, ठीक है। ये आपकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, और प्लेइंग सरफेस की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, देयर बाय इनेबलिंग मल्टी स्पोर्ट यूज़। आप वहाँ पर एक ही गेम नहीं खेल सकते, आपको इंडोर सरफेस तो मिल ही सकता है, साथ ही साथ आप मल्टी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, किसी भी तरीके की कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, ईजी टू मेंटेन है, ओके। कपल्ड विद फील्ड लाइटिंग, द प्लेइंग आवर्स, फील्ड लाइटिंग मीन्स रात को एक क्रिकेट, अगर हम नाइट क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ पे लाइटिंग ज़रूर होती होगी, प्रैक्टिस लेवल पे ही चाहे हम खेल रहे हो। जो प्लेइंग आवर्स हैं और जो इनकम है वो डबल हो जाती है अगर हम ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं। अगर हमारे चेंजेस आएंगे, जाहिर सी बात है किसी चीज़ में, तो उसकी उतना ही वो लेवल अच्छा, उस लेवल पे खेली जाएगी वो चीज़। सीजनल वेदर कंडीशन, दी फील्ड्स वर मोर ड्यूरेबल देन द नेचुरल ग्रास। ये जो फील्ड्स नेचुरल आर्टिफिशियल फील्ड्स यूज़ करते हैं, झाड़ियाँ जो आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं, ग्रास वगैरह, ये जो है नेचुरल से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सीजनल वेदर कंडीशंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ में भी सही रहता है। क्योंकि क्या है कि देखो, अगर आप नेचुरल ग्रास, मतलब नेचुरल प्लेग्राउंड के अंदर जाके आप खेल रहे हो, बारिश आएगी तो क्या होगा, वो सारी वेट हो जाएगी ग्रास, तो आप फिसलने का डर है, बहुत कुछ होता है। तो उसकी वजह से आपके जो आर्टिफिशियल सर्फेसेस हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट है यूज़ करने में। इन एडिशन टू द मेंटेनेंस रिक्वायर्ड वाज आल्सो वेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखो, पहले हमें, अगर हम नेचुरल प्लेग्राउंड वाले लेवल पे खेल रहे हैं तो वहाँ पर हमें उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। कैसे हमें वहाँ पर इरिगेशन करवानी पड़ती थी, अच्छे से पानी देना पड़ता था उनको, वीड्स को कंट्रोल, पेस्ट, डिसीज, सब कुछ करना पड़ता था। यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत कम है, बहुत हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगती, इवन विद हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट दे सेइंग द ड्यूरेबिलिटी अलाउज द कंटिन्यू यूज़। पर कुछ आर्टिफिशियल ग्रास के डाउन साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसकी लिमिटेड लाइफ है, पीरियोडिक क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स। अब आर्टिफिशियल ग्रास पे खेल रहे हो तो वो गंदी तो होगी ना, ग्रास को क्लीन करना पड़ता है, पेट्रोलियम का यूज़ करना पड़ता है, टॉक्सिक केमिकल्स इनफिल करने पड़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। और बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स भी लिए जाते हैं चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग। तो मतलब इसकी भी कुछ डाउन साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस हैं आपको देखने को मिलती हैं। Artificial turf has gained recognition from several respect sporting bodies. The areas in which the environment is needs player comfort potential. अब पहले हमने बात करी थी कि ये जो डिफरेंट सर्फेसेस हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। कुछ गेम्स को खेलने के लिए अंडर कंडीशंस, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट में पढ़ा था हाई लेवल ऑफ कंफर्ट देख के उस सरफेस को मेंटेन करा जाता है, तो वही है ये आर्टिफिशियल टर्फ, वही है उनमें से एक है कि एक प्लेयर की कंफर्ट लेवल को देखते हुए ये यूज़ करा जाता है। पहले हमने आर्टिफिशियल फील्ड की बात की थी, अब हम आर्टिफिशियल टर्फ्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या है और ये उससे कैसे अलग है हम पढ़ते हैं अभी यहाँ पे। देखो, वो कह रहे थे एरियाज इन विच द इम्प्रूवमेंट इज नीडेड includes player comfort, the potential impact on player health and the visual physical similarity to the natural pitches. ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। Once these issues have been tackled,
synthetic sporting surfaces will probably become more popular, as their benefits will outweigh their weakness. This can be used to boost your performance, provide a useful surface in different climates, reduces the cost of maintenance also. ये आपको बड़े ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ. आर्टिफिशियल टर्फ नेचुरल पिचेस से काफ़ी ज़्यादा इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट देखने को मिलता है. क्यों? बिकॉज ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है डे बाई डे, क्योंकि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं इसकी वीकनेसेस के ओवर. द बेनिफिट्स विल आउटवे देयर वीकनेसेस. ठीक है, ज़्यादा वेट है इनका, मतलब बेनिफिट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द वीकनेस. आर्टिफिशियल फील्ड्स में आपको वीकनेस भी बहुत सारी थी आपके पास, और ये आपके परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करता है अगर आप आर्टिफिशियल टर्फ का इस्तेमाल करते हो, और आपको यूजफुल सरफेस देता है डिफरेंट क्लाइमेट्स, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो क्लाउडी हो. इन एवरी कंडीशन इट गिव्स यू यूजफुल सर्विस. ठीक है, सरफेस एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. इसमें भी मेंटेनेंस की कॉस्ट में मेंटेन करने में कोई वो नहीं कि इसका आज इसकी ग्रास बढ़ गई, इसको हटना पड़ेगा, वीड्स को कंट्रोल करना है, पेस्ट इंसेक्ट्स एवरीथिंग, नथिंग इज देयर. यू नीड नो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज योर पार्ट बी, वेरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. हमने प्लेइंग सरफेस कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे देखो, जैसे ये आर्टिफिशियल टर्फ ये होता है, जो पाउडर से वो क्रिएट कर जाती है बाउंड्रीज, दैट इज ओनली योर आर्टिफिशियल टर्फ. ये आपके कंफर्ट लेवल के लिए होता है कि यहाँ से बाहर नहीं निकला, हमें पता है, इससे हमारा कंफर्ट लेवल जज होता है. ठीक है, वेयरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, व्हाट इज दिस? बेसिकली आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ने अपना हर जगह इम्पैक्ट डाला है, चाहे वो आपकी एक की ही क्यों ना हो, आजकल लॉक ही क्यों ना हो. लॉक वो जो ताले चाबी वाले लॉक से सीधा एडवांस्ड जो लॉक्स आ गए हैं आजकल, फेस लॉक्स आ गए हैं गेट के ऊपर भी, और फिंगरप्रिंट लॉक्स आ गए. एवरीथिंग हैज़ बिन टच्ड आउट बाय टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ पुट ओवर इट इम्पैक्ट्स ऑन एवरीथिंग नाउअडेज. ओके, तो चाहे टेक्नोलॉजी ने हमारी बॉल्स, बैट्स, रैकेट्स, इवन व्हील चेयर्स को भी एडवांसमेंट ला दिया है, टच कर दिया, मतलब उसके अंदर भी एक तब्दीली आ गई इन चीज़ों के अंदर भी. टेक्नोलॉजी हैज़ एंटायरली रेवोल्यूशनाइज्ड, मतलब चेंजेस आए हैं, टाइम टू टाइम पीरियड में चेंजेस आते गए हैं. विद द चेंजिंग टाइम इट केम ओवर मेनी चेंजेस. ओके, from shoes and uniform to gloves, helmets and pads, sporting equipment is now more high tech and high functioning. पहले के टाइम पे क्या होता था कि that there were no pads and all, and there were no helmets थे, but they were of very poor quality. बड़े मतलब you can say that आज के टाइम पे जो है उसके तरीके से जो आज के टाइम पे है वो बहुत ज़्यादा हाई फंक्शनेबल है, उससे हम काम भी ले सकते हैं. स्पोर्टिंग इक्विपमेंट को भी रेवोल्यूशनाइज हुआ है, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी इम्पैक्ट डाला है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरेबल गियर्स. व्हाट इज दिस? वेरेबल टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे स्पोर्ट्स हैड आर एवोल्यूटेड. Today we are not dependent on human eyes to make the judgment in the moment, thanks to the rise of everything from GPS trackers, ये तो आपको पता है, to RFID chips. अब RFID chips, GPS trackers से RFID chips हो गई हैं, with the help of which sports official can calculate the scores with instant, impartial and quantifiable data. Have you ever heard about Fitbits and all? These are all considered as wearable gears. You have also आपने देखा होगा आपकी जो एप्पल की वॉच है या फिर कोई भी स्मार्ट वॉच है, व्हेन यू वेयर इट आउट, आपकी कितनी दिन में कैलोरीज बर्न हुई है, आपने कितने स्टेप्स मूव किया है, आपकी ब्रीदिंग रेट कैसा है, आपका हार्ट का बीटिंग रेट कैसा है, everything is recorded in that watch when you wear it, है ना. तो that is only considered as your wearable gears. उनके अंदर RFID चिप्स होती हैं, आपको पता है. तो यहाँ पर देखो, स्मार्ट वॉचेस आर पॉपुलर विद द बोथ प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए फिटबिट अरेंज होती है, जिसके अंदर आपकी सारा फिटनेस के रिलेटेड सब कुछ ट्रैक होता है. उसके अंदर डे टू डे आपका क्या चल रहा है, आप कितने % सैड हो, कितने % मूडी, एवरीथिंग इज कम्स अंडर दैट. ठीक है, एमेच्योर फिटनेस एंथुजियास्ट्स एंड दे आर सूटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन मेक यूज ऑफ कैलोरीज, स्टेप डिस्टेंस, मैं आपको बताया, पल्स, हार्ट रेट एंड ट्रैकिंग, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ. ये वही है स्मार्ट वॉचेज एंड ऑल, वही उनकी बात कर रहे हैं, वेरेबल गियर्स. ओके, अदर देखो नीचे वो बोल रहा है कि अदर स्पेशलाइज्ड वेरेबल टेक्नोलॉजी एग्जांपल्स इंक्लूड स्मार्ट क्लोथिंग ऑल्सो. ठीक है, जैसे कि रनर्स आजकल सॉक्स में बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सॉक्स में भी सेंसर्स लगे होते हैं कि जब आप चल रहे होते हैं ना, उसकी जो स्ट्राइक की साउंड होती है उसके सारे वो काउंट करता है. वेरी एडवांस्ड, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इतनी टेक्नोलॉजी ने सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है, ग्रोथ रेट इतना आ चुका है.
ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। इतना आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए इसके बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग आपका इतना जल्दी से कैच नहीं करेगा इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बेसिकली सब कुछ सेम है, आप चाहे पढ़ के देख लो, एवरीथिंग विच आई हैव टोल्ड यू इज़ मेंशन्ड ओवर इन दिस। ठीक है, यहाँ पे जैसे हेड माउंटेड डिस्प्लेस की बात करी गई है, जब आप हेलमेट्स डालते हो ना उसके ऊपर ये सारे बता रहे हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं ना उनमें सेंसर्स आ गए हैं, चाहे वो सॉक्स हो, हेलमेट्स हो, एवरीथिंग इज़ डन विद फिटेड आउट विद सेंसर्स which track everything and led to the greater improvement in the games. Also, next point is sports equipment. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को तैयार करते वक्त उनके परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करा गया, यूज़र फ्रेंडली हो, सेफ़र हो एंड प्रीवियस कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके। अब जैसे आप देखोगे सम ऑफ द इक्विपमेंट विच हैव चेंज्ड, सी some of the equipments which have changed, improved design have been below. क्लोथिंग आपकी चेंज हो गई है, नाइलॉन और लाइक्रा के कपड़े पहने जाते हैं। जब भी जो स्पोर्ट्समैन पर्सन होते हैं ये सारे नाइलॉन और लाइक्रा के कपड़े पहनते हैं। लाइक्रा इज़ अ पार्ट ऑफ कॉटन ऑल्सो, कॉटन का ही पार्ट है, कॉटन का अलग स्टफ होता है कॉटन में, उसको बोलता है लाइक्रा। ठीक है, अगर आपने कभी लाइक्रा का कोई कुर्ती देखी होगी तो देयर आर मैनी क्लोथ्स ऑफ लाइक्रा। नाइलॉन के भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा। सो क्लोथिंग भी आपकी जो है वो एनहांस्ड हो गई है आजकल। नाइलॉन और लाइक्रा के कपड़े भी पहनने का कोई मकसद होता होगा, इससे जो है स्विमिंग करते वक्त, स्विम सूट्स में होती है ये, बेसिकली स्विम सूट्स इसके बनते हैं, ये लेस वाटर ऑब्जॉर्ब करता है ताकि आपकी बॉडी में पानी ना चला जाए। चला जाता है ना कभी कभी हमारे, जैसे जिसकी वजह से हमारा पेट फूल जाता है एंड वी जस्ट ड्रैग आउट द वाटर आउटसाइड फ्रॉम आवर माउथ, दिस ऑल हैपन्स। तो आपकी पानी अब लेस अब्जॉर्ब हो सके इसलिए नाइलॉन और लाइक्रा के स्विम सूट्स को डिज़ाइन करा जाता है। मैनी थिंग्स आर अरेंज, स्वेट कम हो तो उसके लिए भी आजकल नया क्लोथिंग डिज़ाइन आ गया है, एवेपोरेशन अब्जॉर्ब ना हो, वो एवेपोरेट हो जाए वहीं से वो जो हमारा स्वेट है, आजकल बहुत कुछ आ गया है। नेक्स्ट इज़ योर शूज़, दिस ऑल इज़ अंडर योर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ना हमारे, शूज़, टेनिस रैकेट्स, क्लोथिंग एंड ऑल। ठीक है, अब शूज़ के अंदर क्या है, ट्रैकर शूज़ आ गए हैं। ट्रैकर शूज़ के साथ आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है, कंफर्ट, आप अच्छे से भाग सकते हो, चल सकते हो। दिस इज़ ऑल मेंट फॉर द फिजिकल एजुकेशन पर्सन, एक्टिविटी पर्सन। ओके, सारे लाइट वेट शूज़ आ गए हैं, उनकी ऑप्टिमल ग्रिप है एथलीट्स, ताकि बहुत तेज़ी से और अच्छे से चल सकते हैं, मतलब उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, शूज़ की सोलो ग्रिप होती है। फ्लैटर ट्रैक शूज़, ठीक है, दिस इज़ ऑल जस्ट यू हैव टू टेक एनहांस योर नॉलेज बेसिस। आपको ऐसे क्वेश्चंस आई कैन नॉट से दैट विल आस्क्ड और नॉट, बट दिस इज़ नॉट एज लेवल एज इम्पॉर्टेंट। खेलो इंडिया प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन कम इन योर एग्जाम, दैट इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा फिजिकल एजुकेशन बिकॉज इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, एज यू विल अडेप्टेड विद इट यू विल जस्ट फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग। दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी बोरिंग, आई फील दैट। ठीक है, देन कम्स योर टेनिस रैकेट्स। टेनिस रैकेट्स पहले के टाइम पे वुडन लक्कड़ के रैकेट्स यूज़ करे जाते थे, बट दिस इज़ नॉट नाउ सो। आज के टाइम पे मेटल रैकेट्स होते हैं, आजकल तो कार्बन के रैकेट्स भी होते हैं, बहुत महंगे महंगे 5-5 हज़ार के कार्बन के रैकेट्स आते हैं, अगर आपने सुना होगा। ठीक है, ग्रेफाइट रैकेट्स की जगह पे वो यूज़ करते हैं वो, ठीक है, ग्रेफाइट रैकेट्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वुडन रैकेट्स, ताकि आपकी लाइटर, जितना आपका जो टेनिस रैकेट है वो लाइटर होगा। आई एम सॉरी, टेनिस रैकेट नहीं आता है, आई टोल्ड यू ना जस्ट कि ग्रेफाइट के आते हैं, वो ग्रेफाइट के आपके सिंपल शटल वाला जो रैकेट होता है जिससे आप वो बैडमिंटन खेलते हो, वो वाला रैकेट आजकल ग्रे उसका भी आता है, कार्बन का, आई टोल्ड यू जस्ट। ठीक है, ग्रेफाइट के टेनिस रैकेट्स आते हैं ताकि आपका जो वो पकड़ने में लाइट हो जाए और आप आराम से बॉल को हिट कर सको अपने रैकेट से। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो भी लगाते हैं ना, जैसे पैड्स वेयर करते हैं, यूनिफॉर्म सारी लगाते हैं, वो ग्लव्स पहनते हैं, सारी वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर ही आता है, हेलमेट्स और ऑल। ठीक है, ये देखो लिखा है, फ्रॉम हेलमेट्स टू क्लीट्स, न्यू टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द वे मैन्युफैक्चरर्स कीप एथलीट्स सेफ फ्रॉम इंजरी। हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स हैव प्रोड्यूस्ड हेलमेट्स विद टेक्नोलॉजी एडवांस मटेरियल्स। ठीक है, ठीक है, ये अब 1920 का देखो और आज का देखो, बिल्कुल लाइट वेट होता जाएगा धीरे धीरे, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट भी आई होगी ताकि आप सेफ़ रह सको, बस ये इसलिए बनता है। और इसके अंदर भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं ताकि आपको और अच्छा वो कंफर्ट लेवल इसका इंक्रीज़ कर देते होंगे इसमें, और काफ़ी कुछ और चेंजेस दे देते होंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट आई है, इंस्टेंट रीप्ले। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में, आपने देखा होगा जो व्हेन यू आर वाचिंग द हाइलाइट्स ऑफ द मैच, इंस्टेंट रीप्ले, यू हैव सीन इट, एग्जांपल ऑफ रिमार्केबल टेक्नोलॉजी। बच्चों क्या होता है कि जो इंस्टेंट रिप्ले, कैसे वो बोल रहे हैं कि जब आप कोई स्पोर्ट्स में, जैसे एक बॉल ने एक बैट को हिट करा,
बेसिकली बैट ने बॉल को हिट करा, तो जब वो जो बॉल है वो जाकर स्टंप पे लगती है, फिर किसी पे भी लगती है, उसका रीप्ले देखते हैं कि क्या वो एग्जैक्टली बाउंड्री क्रॉस करके गई है, वॉट एवर सो, तो उसका रीप्ले करते हैं वो। तो इंस्टेंट रीप्ले रिमार्केबल टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है जो कि आज की स्पोर्ट्स में इमर्ज्ड है। ओके, एंड यू कैन रीड आउट दिस, ये सारी गेम्स में देखने को मिलती है, क्रिकेट, रग्बी, सॉकर, बेसबॉल गेम्स में यूज़ होती है। देन कम्स योर सेंसर टूल। सेंसर हर जगह पे आज आ चुका है, एवरीथिंग इज अटैच विद द सेंसर सो दैट इट कैन मूव वेरी स्मूथली, वर्क वेरी स्मूथली बच्चा, ठीक है। देखो बच्चा, सेंसर टूल्स, ताकि आपके गोल अच्छे से लग पाए, सेंसर टूल्स उसके अंदर आ गए हैं। नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, पर जो सेंसर है ये देख लेता है, ठीक है। डिफरेंट स्पोर्ट्स में आपके सेंसर आ गए, जैसे क्रिकेट में हॉकाई आपने ज़रूर देखा होगा, आप आजकल तो मैचेस हैं तो आपको देखा होगा, हॉकाई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे जो आपकी बॉल जो है जब वो बैट से स्मैश करती है ना, उसकी एक साउंड आती है ना, वो सेंसर ट्रैक करता है वो साउंड को, ठीक है बच्चा। हॉग आई से क्या होता है कि जब आपकी जो बॉल है वो लैंड करती है, वो प्लेयर की फुट पे लगी है नहीं लगी है ये बता देता है, वो डिटरमाइन कर देता है दैट बॉल वुड हैव लैंडेड इफ इट हैड नॉट हिट अ प्लेयर्स फुट, ठीक है। दिस एस्टैब्लिश्ड वेयर द बॉल वाज अनफेयरली ब्लॉक्ड फ्रॉम स्ट्राइकिंग द विकेट। मतलब एकदम से कहीं बॉल कभी कभी जब विकेट से हिट करती है तो कहीं चली जाती है, मिलती नहीं है, तो वो कहाँ वो सेंसर से डिटेक्ट करके बता देते हैं। टेनिस में भी सेंसर्स टूल आ गए हैं, जिमनास्टिक्स में भी देखने को मिलता है 3D लेजर्स एंड ऑल। सो दिस वाज ऑल द एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, कम्स अंडर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ओके, देन कम्स योर टाइमिंग सिस्टम्स। अब टाइमिंग आ गई है, कितने मोमेंट पे उसने कितने सेकंड्स पे इस बॉल को हिट करा, वो भी सब कुछ आजकल आ गया है। नो लॉन्गर इफेक्ट ऑफ द, आजकल ह्यूमन आइज एम्पायर बस सिर्फ इतना देखता है कि क्या गेम में क्या वो रन कंसिडर होगा, क्या वो शॉट कंसिडर होगा, जस्ट इट। सेंसर्स का बाकी सारा काम है सब कुछ ट्रैक करना, बेसिकली सारा एक्यूरेट ट्रैक करना, ठीक है। सारा एक्यूरेट टाइमिंग सिस्टम बता देता है। आप एक्सेसरीज़ ये वेयर करते हैं, स्पेशल क्लोथिंग के साथ साथ हम एक्सेसरीज़ वेयर करते हैं ताकि आपकी स्पीड मोशन चेक कर सके, कितने टाइम पे क्या चीज़ हुई है ना। स्टार्टर पिस्टल इज लिंक टू दी, एग्जाम्पल्स दे रखी हैं आपको, आप इसको रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे मैं आपको एक लाइन रीड करवाती हूँ, जैसे सम रेसिंग इवेंट्स ऑल्सो यूज लेजर बीम्स एंड फोटोग्राफ्स टू डिटरमाइन द विनर्स। देखो, एकदम से किसी रेस वाली जो लाइन है उसको टच करके पहले कौन निकला, 3 बराबर पे जा रहे थे, हमें नहीं पता चलता, नेकेड आई से कभी कभी नहीं देख पाते कौन पहले है, तो वो उसके सेंसस के थ्रू डिटेक्ट करते हैं किसने पहले उस लाइन को टच करा, उस बाउंड्री लाइन को टच करके गया, ताकि विनर्स पता कर सके, टू डिटरमाइन द विनर्स। टाइमिंग सिस्टम का रिजल्ट क्या है कि ये थाउजेंड ऑफ सेकेंड्स तक पूरा डिटेक्ट करके बता सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट एरर देखने को मिलते हैं। हमारे जो एरर्स हैं उनको एलिमिनेट ख़त्म कर देता है हमारे जो इनसिग्निफिकेंट एरर। ह्यूमन आई इज़ नॉट देयर, मतलब इतने अच्छे से हम नहीं देख पाते यार कौन जीता है कौन नहीं, तो फिर ये वहाँ पे सेंसस काम आते हैं। समझ में आया अब आपको? टाइमिंग सिस्टम, बेसिकली टाइमिंग सिस्टम का जो होता है, ठीक है, फंडा। ओके बच्चा, मैंने आपको RFID चिप्स पढ़ाया था, तो इसको हम और डीपली पढ़ेंगे क्या होता है RFID चिप्स। ओके, एंड जस्ट सी, देखो ये जो पूरा टॉपिक है जो मैं आपको समझा रही हूँ ना अभी, ये नया है बिल्कुल। इट इज़ नॉट देयर इन द प्रीवियस वीडियोज़, दिस इज़ जस्ट ओनली फॉर अ सेक ऑफ योर्स, कि आपको अच्छे से कंटेंट मिल सके। नया कंटेंट आया है, पुरानी वीडियोस बहुत छोटी छोटी हैं क्योंकि चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे थे। अब चैप्टर्स में जो सब टॉपिक्स हैं वो एडेड हैं, ये पूरा का पूरा नया टॉपिक है, पूरा का पूरा 1.2 वाज न्यू फॉर यू एंड इट इज़ नॉट देयर इन एनी वीडियो। सो जस्ट डू वॉच द लेटेस्ट ईयर वीडियोज़, दैट इज़ वन ऑफ दिस video. One of the best example of technology in sports are RFID chips are used to time individual contestants and event. They are tiny built-in antennas, wireless signals भेजता है ट्रैकिंग स्टेशंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैक करता है, ब्रॉडकास्टर करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, ठीक है। 2 तरह की RFID चिप्स होती हैं जो कि रेस के दौरान यूज़ होती है, एक्टिव पैसिव चिप्स। एक्टिव चिप्स क्या होती हैं? एक्टिव चिप्स के अंदर बिल्ट बैटरी होती है, खुद से उनके अंदर पहले से बैटरी होती है, पावर सोर्स मतलब पहले से होता है उनके अंदर, जो कि एग्जैक्ट टाइम बता देता है, किस लाइन पे एग्जैक्ट टाइम बता देता है कि किस पार्टिसिपेंट ने कितने टाइम पे वो लाइन को क्रॉस करा। पैसिव वाली जो होती हैं वो सेंसर्स के साथ होती हैं यूज़, मतलब कि वो मैट के अंदर लगी होती है सेंसर्स, जैसे वो जिस मैट पे वो भाग रहे होते हैं वो उसके अंदर लगी होती है, तो वो बता देता है कि कितने टाइम पे वो बिल्ट इन पावर सोर्स है, ये इनबिल्ट पावर सोर्स है, उसके अंदर बैटरी लगी होती है, ठीक है, ये भी इनबिल्ट बैटरी सोर्स है। और यहाँ पर क्या होता है, सेंसर्स होते हैं पैसिव चिप्स में जो मैट के ऊपर लगी होती है, और जो एक्टिव चिप्स है वो आपकी बैटरी वो एग्जैक्ट टाइम बता देती है, टाइम लिमिट बता देती है, किस टाइम कितने सेकेंड पे किस लाइन को किसने कौन से पार्टिसिपेंट ने कब क्रॉस करा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर इक्विपमेंट डेवलपमेंट।
हेलमेट्स की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं हेलमेट्स के अंदर, तो वही आपके लास्ट आपका टॉपिक है सब टॉपिक. देन वी विल कम अक्रॉस 1.3 career options in physical education. This is the last topic, and that would be the second last topic, 1.3, and after that 1.4, and we'll end the video. I hope that you are boring and all, है ना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, बट यू नीड टू डू इट जस्ट सेक फॉर योर मार्क्स. ओके, और समझना भी है साथ ही साथ आपको चैप्टर. ठीक है, इक्विपमेंट डेवलपमेंट क्या है, ये वही है जो मैंने आपको समझा चुकी हूँ. हेलमेट टेक्नोलॉजी आ गई है, सेंसर वाली, मैग्नेट्स आ गए हैं काफ़ी सारे, डिटेक्ट करते हैं हमारी फोर्स को, हमारी कैसे हेड इंजरीज़ को डिक्रीज़ कर देता है ये जो है, कि हमारे सिर पर कोई चोट ना लगे. तो पता ही है हमें हेलमेट का काम क्या होता है, बस उसके अंदर सेंसर अटैच करके उसकी लेवल ऑफ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और काफ़ी कुछ नई एडवांसमेंट आ जाती है उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें. ठीक है, next is your career options in physical education. If you want to read this topic you can, because पूरा टॉपिक सेंसर मैग्नेट सब कुछ इसलिए भरा हुआ है, मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है. आप इस पिक्चर को देख लो, इसमें से पढ़ लो क्या लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन. बेसिकली ट्रेडिशनली जो करियर है इसमें नहीं था इतना ज़्यादा, लोग इतना ज़्यादा अपने आप को इनरोल नहीं करते थे. क्या कहते थे सारे, मतलब क्यों नहीं था, क्योंकि लोगों के बीच में ना एक मिथ्स थे, लोगों की सोच बहुत इसके रिगार्डिंग कम थी, सोच छोटी थी कि हाँ पीटी मास्टर लग जाएगा ये वो. दिस काइंड ऑफ अप्रोच वॉज देयर इन द डे टू डे पीपल. ओके, करियर ऑप्शंस अब तो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गई हैं. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे इमर्ज हुई हैं. इंटरेस्ट हो गया है इसके अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा, तो इसके साथ करियर ऑप्शंस भी अटैच हो गए हैं. अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करियर ऑप्शंस है, यहाँ पे लिख रखी है, मे बी आपको ना दिखे, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. Basically, the following are all the careers which you can establish in the field of physical education. First of all is teaching, that you can see over here, the live example. Okay, teaching career in physical education. For choosing teaching as a profession, one must be well qualified with a certified bachelor's or master's degree diploma in physical education from a recognized university. One can become an elementary school teacher or middle school level, high school level, senior secondary level, at the college or university level, or any institution. It could be any school also. ठीक है, the National Council of Teacher Education (NCTE) has recognized the courses which prepares a physical education for school systems and all. तो ये आपको टीचर, अगर आपको अपना टीचर लाइन में करियर बनाना है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, तो आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर मास्टर्स डिग्री या डिप्लोमा. मास्टर्स डिग्री और डिप्लोमा में स्लैश है, तो इनमें से कोई भी एक, और बैचलर्स डिग्री के साथ साथ मास्टर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए. समझ में आई? ठीक है, अब है फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा और बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मास्टर्स, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आ गई आपके पास. देखो ध्यान से वो क्या कह रहे हैं, सी ओवर हियर, व्हाट आर दे सेइंग, जस्ट सी. डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन. बेसिकली डिप्लोमा क्या है, ये कोर्स आपको प्रिपेयर करता है एलिमेंट्री लेवल के बच्चों को, मतलब 1st to 8th आप पढ़ा सकते हो अगर आप डिप्लोमा करके जा रहे हो. डिप्लोमा तो नेसेसरी ही है, डिप्लोमा के साथ आप बैचलर कर रहे हो और मास्टर्स कर रहे हो, वो आप ऑप्शन, सॉरी आई जस्ट टोल्ड यू रॉन्ग. आप बैचलर के साथ साथ मास्टर कर रहे हो या डिप्लोमा, वो आपके ऑप्शन है, पर बैचलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बैचलर्स डिग्री आपको करनी पड़ेगी अटेन, बाद में डिप्लोमा, और इसमें ऑप्शन आप जो मर्जी इसमें से एक कर सकते हो. ठीक है, तो डिप्लोमा जो है एलिमेंट्री स्कूल के चिल्ड्रंस के लिए 1st to 8th आ जाएगी. ठीक है, अगर आपने पढ़ाना है तो आपको डिप्लोमा चाहिए. बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आपके स्टूडेंट्स के लिए +1 and +2 के लिए बैचलर्स डिग्री. ठीक है, ये कोर्स डिजाइंड है फॉर प्रिपेयरिंग टीचर्स ऑफ द थ्योरी पेपर्स इन क्लास 6th to 10th एंड कंडक्टिंग फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फॉर क्लास +1 and +2. समझ में आ रही? बहुत अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, इसको मैं हिंदी में फिर भी करके समझा रही हूँ आपको. ठीक है, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED, ये प्रिपेयरिंग है फिजिकल एजुकेशन को, टीचर्स को प्रिपेयर करता है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए +1 +2 एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तरह डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर्स की तरह, स्पोर्ट ऑफिसर्स की तरह, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन हैं आपके, और फिजिकल एजुकेशन के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में. ओके, तो ये सारा आपके पास था. इसके एडिशन अगर आपको और भी आगे स्टडी करनी है फिजिकल एजुकेशन में, तो यू कैन डू बेसिकली एनी हाउ यू कैन डू. ठीक है, क्या है आगे के कोर्सेज, रिसेंट रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज है कि मास्टर्स ऑफ फिलोसफी कर सकते हो आप इसके अंदर, MPhil कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD कर सकते हो आप इसके अंदर, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप PDF एंड प्रोग्राम्स आर ऑल्सो ऑफर्ड इन फिजिकल एजुकेशन. समझ में आया? ये आपका पहला था करियर बना सकते हो आपने, ये पहला चीज़ देखी अभी. ठीक है, पहला हमने टीचिंग देख लिया. नेक्स्ट है कोचिंग.
कोचिंग और टीचिंग में बच्चा बहुत फ़र्क है. कोच बनना इज दैट यू आर मेकिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्म दैट एक्टिविटीज़. टीचिंग में हम आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, कोचिंग में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कि कैसे कोई गेम को प्ले करना है. ठीक है, तो कोचिंग और टीचिंग में कभी कंफ्यूज मत होना. ठीक है, अब हम कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं. सी बच्चों, नेक्स्ट आपका कोचिंग करियर में आप बना सकते हो इसके अंदर. ठीक है, तो कोचिंग करियर में क्या है बच्चा, बेसिकली इसके अंदर आपके पास एक ट्रेडिशनल करियर रहता है. कोचिंग करियर फिर ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, क्योंकि कोई भी गेम आप खेल रहे हो आपको उसके लिए कोच चाहिए. टीचिंग प्रोफेशन अभी अभी इनरोल हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट अनाउंस हुआ है इंस्टीट्यूशंस में और वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा. बट कोचिंग इज़ वेरी फ्रॉम द प्रीवियस टाइम, क्योंकि पुराने ज़माने में भी जो कोई गेम खेलता था उसको कोई कोच ही सिखाता था, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशनलाइज्ड हो कोच या फिर नॉन प्रोफेशनलाइज्ड, सिखाता कोच ही था. तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल करियर है बेसिकली. ठीक है, नए इमर्जिंग करियर्स हैं, पर इसके अंदर भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोचेज मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कंडक्ट प्रैक्टिस सेशंस. इतने वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि वो वहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस, मैचेस कंडक्ट करें. मैंने आपको बताया कि कोचेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टीचर्स. आई जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू. Next comes your to become a coach. What you need to attain, what degrees you need to attain. That you should obtain a diploma course in concerned game or sports. आप किसी भी एक गेम के, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर गेम के स्पोर्ट्स के हर लेवल ऑफ गेम के आप कोच बन जाओ. सिर्फ आप एक पर्टिकुलर गेम के कोच बन सकते हो जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो. ठीक है, जैसे आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपका मन नहीं है कि आप खेलो, आप खेल के सीख सकते हो. देखो, अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग योर करियर इन फिजिकल एजुकेशन, जब आप सीख रहे हो तो आप क्रिकेटर बन भी तो सकते हो. अगर आप कोच हो तो आप क्रिकेटर भी तो हो ना, एक तरह के आप सिखा रहे हो बाकी. ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स एंड मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स, MS डिग्री कर सकते हो, एडिशनल क्वालिफिकेशन हायर लेवल ऑफ कोचिंग के लिए. ठीक है, और नेशनल डिप्लोमा कर सकते हो स्पोर्ट्स में, 6 वीक्स का कोर्स, और इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा. अंडरस्टैंड. थर्ड कोर्स है बच्चा, देखो अब हम जो करियर ऑप्शंस कर रहे हैं वो है पुराने सिलेबस में है, बट सिर्फ टीचिंग कोचिंग तक लिमिटेड है और कम्युनिकेशन मीडिया तक. ये नया है, हेल्थ रिलेटेड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, वो आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ. ये नया टॉपिक है क्योंकि nowadays people have become very health conscious. You know very well that people wants to become physically fit. Everybody is enrolling him or her in gyms and all, है ना. हर कोई जिम जा रहा है, हर कोई वर्कआउट कर रहा है, हर कोई चाहता है कि उसकी जो फिगर है वो मेंटेन रहे पूरी. तो हर कोई अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो गया है. द अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ रिलेटेड करियर्स हैव ग्रोन इन द रिसेंट ईयर्स बिकॉज द पीपल आर अवेयर, मोर अवेयर्ड. In the health related careers, one can open up health clubs, fitness trainer, athletic trainer, yoga training, physiotherapist, etc. One, आपने physiotherapist तो सुना भी होगा, ज्वाइन भी करा होगा उस चीज़ को, आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिकली जूम देखा होगा चीज़ों को. वन कैन ऑल्सो एंटर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, कार्डियक रिहैबिलिटेशन. ये बच्चा नया है, ये आपको समझ में, ये आपके लेवल पे नहीं है, पर एक बार आप इसको याद कर लें कि एग्जाम्पल्स में से एक है. इस करियर के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा आपको चूज़ करना है, वो है सर्टिफाइड डिप्लोमा आफ्टर 12th क्लास एंड गुड फिटनेस एबिलिटीज़ होनी चाहिए. आप ये नहीं हो कि आपको किसी लेवल पे आपको कोई बीमारी हो. यू नीड ए मेंटल लेवल, एवरीथिंग यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ. एंड डिप्लोमा कोर्स चाहिए आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन में, DYED यानी कि डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट के साथ. Owing to increased sports and participation and sports related business, there is a need for individual training in sports management. Basically, for administration related careers, one can go for sports administration management and organization, sports club management, community recreation. आपको अभी सिर्फ आप सुन रहे हो, आपके दिमाग के ऊपर से निकल रहा होगा शायद, बट do just one thing, that you just not only hear the things but also not only listen the things but hear them. मेक देम अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, समझ में आएगी तभी आपको अच्छे से. मैं चाहे जितनी मर्जी बड़ी बोल दूँ, पर आपको समझना पड़ेगा, एक बार रीड करके देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल एजुकेशन को, आई एम वंस अगेन सेइंग एंड आई हैव जस्ट, मैं भूल गई थी बात बताना, काफ़ी बच्चे होते हैं फिजिकल एजुकेशन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि सौखी है जी फिजिकल एजुकेशन, इसी तरह फिजिकल एजुकेशन रखी है, बट नॉट, इट इज़ नॉट एट ऑल. बच्चे कहते हैं हम एक दिन पेपर से पहले पढ़ लेंगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू कांट स्कोर बिकॉज इट इज़ नॉट दैट लेवल ऑफ ईजी. हर टीचर आपको, बाकी टीचर्स कह देंगे, आपके मैथ्स का टीचर, आपके बिजनेस स्टडीज़ का टीचर, आपके अकाउंट्स का टीचर कह देगा तो अकाउंट्स कर, फिजिकल एजुकेशन एक दिन पहला भी हो जाएगी. बट दिस इज़ नॉट सो. दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ इन अवर सोसाइटी
फिजिकल एजुकेशन, कोई भी काम इंसान के लिए मुश्किल नहीं है, आई नो, बट अगर आप उसको करोगे नहीं तो फिर वो ईजी भी कैसे बन जाएगा। सो जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ दिस। आपको एक बार टेस्ट होंगे आपके 1-2 स्कूल में, तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, पढ़ने का बार बार कुछ फ़ायदा होगा, पर आपको एक स्टाइल ऑफ पेपर पता होना चाहिए। तो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, देन यू मस्ट टू पे अटेंशन टू योर दिस सब्जेक्ट। एडिशनल का तो फिर भी छोड़ा चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हो गया हमारा, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। इसके अंदर आप डायरेक्टर्स ऑफ ऑफिसर बन सकते, AEO कर सकते हो बच्चा, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है आजकल, तो इसका कोर्स बहुत करते हैं लोग। ठीक है, इट इज़ नॉट सो कि फिजिकल एजुकेशन में लोग करियर नहीं बना रहे, लाखों लोग अपना करियर फिजिकल एजुकेशन में बना रहे हैं। और कुछ तो आपने देखा होगा, आपके जो टीचर्स हैं वो वहाँ पे आपको कोच हैं जो आपके बेसिकली किसी गेम के, वो आपको वहाँ पे गेम्स खिलवा कर इतना पैसा कमा लेते हैं स्कूल में, जबकि उनको कितनी खास नॉलेज भी नहीं होती गेम्स की। वी हैव ऑफन सीन कि वो फिजिकल कोटा पे लग जाते हैं, हमने सुना होगा, है ना। तो फिजिकल एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि करियर ही नहीं है, बहुत करियर है। ठीक है, AEO स्पोर्ट्स मैंने आपको भी बताया, डायरेक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स है आपका। अब देखो बच्चा, अगर आपने सीखा है गेम को एज अ प्लेयर और एज अ ऑफिशियल, आप खिलवा सकते हो। एज अ प्लेयर आप बन सकते हो वेस्ट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एज अ प्लेयर। एज ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में जा सकते हो, टाइम कीपर, रिकॉर्डर, स्कोरर बन सकते हो। तो आपको बहुत अच्छी, ये तो पुराना ही है तो आपको पता होगा। ठीक है, एज रिकॉर्डर्स यू कैन मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। आपकी शायद मेंशन ही, हाँ मेंशन ये रहा, हाँ ये देखो, जस्ट टोल्ड यू ना कि मेंशन ही नीचे था। करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया, करियर आप जर्नलिज्म का करियर बना सकते हो। स्पोर्ट्स जो है, जब आप क्रिकेट मैचेस देखते हो वो भी रिकॉर्डेड होते हैं, तो वो कौन रिकॉर्ड करता है? जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट रिकॉर्ड करता है। कम्युनिकेशन मीडिया, स्पोर्ट्स को रिकॉर्ड करने का भी एक लेवल होता है, एक स्टडी होती है, उसको भी लोग अटेन करते हैं, फिर जाके शूटिंग करते हैं उस गेम की, कैसे वो दिखाते हैं, बॉल का एंगल कैसा था, कहाँ से गई बॉल, स्लो मोशन, सारा कुछ करते हैं। तो वो सारा सब जर्नलिज्म के अंदर आ जाता है, शूटिंग के अंदर सारा काम जो होता है। ये भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। टेलीविज़न, रेडियो, ये इन चीज़ों के लिए भी, इन फील्ड्स में आने के लिए भी लोग ये करियर ऑप्ट करते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए फॉर कमेंटर, देखा होगा आपने, वो बोलता नहीं इंग्लिश में, अब इनकी बॉल यहाँ पर आ गई, तो वो कमेंट कर रहे होते हैं उसके ऊपर बेसिकली, है ना, वो आपको बता रहे होते हैं, हाईलाइट्स होती है बेसिकली वो मैच की। ठीक है, जैसे ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, ये सारे चैनल्स को ना कमेंटेटर्स बहुत सारे चाहिए स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए। गुड स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कम शब्दों में और अच्छे इफेक्टिव स्किल्स से तो अपनी बात को प्रेजेंट कर सकें। और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, मतलब आपको बताया कि वो वीडियोज़ जो आप देखते हो मैचेस, वो भी कोई रिकॉर्ड करता होगा। स्पोर्ट मैगजीन्स का काम, न्यूज़पेपर्स का काम, एवरीथिंग। ठीक है बच्चा, अब लास्ट है टॉपिक करियर का, बुक्स राइटिंग। आप अगर फिजिकल एजुकेशन को पढ़ चुके हो तो आप उसके ऊपर बुक्स लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस नाउ डेज, पर ये इतना नहीं है, पर जो जितना जर्नलिज्म फेमस हो चुका है और अब जो आपका कोच लेवल पे है वो बहुत फेमस है, दोनों चीज़ें। ठीक है, बुक पब्लिशिंग कर सकते हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बना सकते हो, यूनिफॉर्म्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, कि आप कंपनीज खोल सकते हो, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनीज, सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट्स की। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया। ओके, आपको वंस अगेन आई एम सेइंग दैट खेलो इंडिया प्रोग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में आता ही है, पर सिलेबस में नया टॉपिक भी आया है, फिट इंडिया प्रोग्राम। ये आपको नहीं मिलेगा किसी और वीडियो में, लेटेस्ट वीडियोस को प्लीज़ देखिए, आपका सिलेबस फूट सकता है ऐसा। ठीक है, दैट कैन कॉज यू इन ट्रबल। ठीक है, फिर आप पैनिक करोगे पेपर्स के टाइम पे, ये तो था, ये कब आ गया, तो वीडियो में समझाया ही नहीं उसने, एंड ऑल दिस। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स प्ले एन इनवैल्यूएबल रोल। वैल्यू नहीं कर सकते ऐसी चीज़, वो ऐसा रोल प्ले करती है। टीम स्पिरिट, गोल सेटिंग, लीडरशिप स्किल्स, रिस्क टेकिंग एंड स्ट्रैटेजिकल एनालिटिकल थिंकिंग वंस लाइफ। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? इससे आपकी पोटेंशियल लेवल इंक्रीज होता है। तो क्या होता है कि बच्चा, आप तो गेम्स खेल सकते हो अगर आपका मन करे, आपके पेरेंट्स आपको लगवा देंगे, कोचिंग करवा देंगे आपको उसकी, है ना। पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। वाई? बिकॉज वो बहुत ही छोटे लेवल से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कोई कोच नहीं अवेलेबल, एक विलेज से आ रहे हैं, वो स्मॉल एरिया से आ रहे हैं, टाउन से आ रहे हैं, तो वो नहीं कर पाते। तो बच्चों, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि एक जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। ठीक है, इन 2017 ओनली। इस प्रोग्राम का एम क्या था? इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने का एम था कि जो यंग टैलेंट है हमारे लोगों के बीच में, आज के बच्चों के बीच में जो यंग टैलेंट है, उसको बाहर निकाल सके।
रॉ टैलेंट जो है उसको पार्टिसिपेशन में ला सकें, और कोई अच्छे कोच अवेलेबल करवा के देते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे कि पैसे देते हैं ये लोग, कितने पैसे देते हैं 5 लाख पर एनम, मतलब पर पूरे साल का देते हैं 5 लाख रुपए, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट, ताकि आप लोग अपने आप को फिजिकल एजुकेशन में करियर बना सको, समझ आई। और ये सिर्फ 1 साल के लिए देते पर एनम फॉर 8 ईयर्स, 5 लाख रुपए 8 साल के लिए देते हैं आपको, हर साल 5 लाख रुपए, तो 8 बार ही आपको मिलता है 5 लाख। ताकि ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का सारा वो है, इनिशिएटिव लिया गया है कि लोगों के बीच में फिजिकल फिटनेस की स्पिरिट आ सके, ठीक है, स्पेशली द यूथ ऑफ द कंट्री। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है, कम्युनिटी कोचिंग मिलती है आपको यहाँ पर, सारी प्रिपरेशन करवाई जाती है नेशनल लेवल पे, और मास्टर्स ट्रेनीज़ होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, फिर इसके सेंटर्स भी बने हुए हैं आपके लोकल, वहाँ पे सेंटर्स बने हुए हैं स्टेट लेवल पे इसके, आप जाके खेलो इंडिया सेंटर्स पे जाके गेम्स सॉरी में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स अरेंज करे जाते हैं, यूथ गेम्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, एवरी गेम इज़ नोटेड ओवर है, टेनिस, टाइकोंडो, शूटिंग, जूडो, कबड्डी, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल्स, हैंडबॉल एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड। ये सारी गेम्स इसके अंदर आती हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। टैलेंटेड सर्च, यहाँ पे आपको एक कमेटी होती है जो कि आपकी साइंटिफिक कमेटी रहती है, प्राइज़ विनर्स को सिलेक्ट करती है, फिर अगर आपको गेम में अगर छोटे लेवल पे खेलते हो तो आपको आगे लेकर आती है। बेसिकली ये सारे इसके एम्स हैं आपके खेलो इंडिया प्रोग्राम के, स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट इन योर स्ट्रक्चर केम ओवर फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ये आपकी इंक्रीज़ करता है स्पोर्ट्स की पेनिट्रेशन, टूल किट्स देता है आपको, प्रोवाइड करता है इस करिकुलम। इस स्कीम के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है लोगों को, बहुत लोग एथलीट बनकर भी निकले सच में। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन अरेंज करता है, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स करता है विद डिसेबिलिटीज़ जिनको, ठीक है। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फंड्स देती है, 200 करोड़ रुपए स्टेट्स में देती है, एंड जेके मतलब अंडर द स्पेशल पैकेज देती है स्टेट्स को, कोचेज़ को देती है, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं इस पैक को, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, आप बस खेलने वाले बनिए, ठीक है। प्रमोशन ऑफ रूरल इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स, तो यहाँ पे अलग अलग गेम्स हैं, आप पूरा फ्लो चार्ट रीड कर सकते हो अगर आपको समझना है इस टॉपिक को। नेक्स्ट इज़ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनऑग्रेटेड मीन्स मुहूर्त करना किसी चीज़ का, नई चीज़ का शुभ आरंभ करना, बेसिकली इट्स ऑल गोइंग अप फंबल। ये 5000 बच्चों के लिए अरेंज कराया गया था स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में। बेसिकली जो आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हैं ये आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था 31 जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 9 2019 तक। तो यहाँ पे 5000 चिल्ड्रंस को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में पार्टिसिपेट किया था इस गेम के अंदर। बेसिकली उन्होंने गेम्स खिलवाई थी नेशनल एडिटोरियम में, स्टेडियम में न्यू दिल्ली के, और एंड हुआ था ये पुणे महाराष्ट्र की जगह पे, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खिलवाई गई थी। तो इन यूथ गेम्स में आपको अंडर 17 के बच्चों को खिलवाया गया था और अंडर 21, और वेरियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने इसको कंप्लीट भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर फिट इंडिया प्रोग्राम। फिट इंडिया प्रोग्राम के अंदर ये जो मूवमेंट है ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है 29 अगस्त 2019 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ही, विद किस व्यू से कि लोगों के अंदर फिटनेस की भावना आए डेली लाइफ में उनकी, ठीक है। इस मिशन क्या था इस मूवमेंट का कि बिहेवियर चेंजेस आए, फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल हो जाए लोगों का, ठीक है। इस मिशन को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिए गए, फिटनेस इज इजी, फन एंड फ्री, अवेयरनेस स्प्रेड करी गई, इंडिजिनस स्पोर्ट्स इंकरेज करे गए, एवरी स्कूल में फिटनेस के लिए बारे में टॉक्स हुई, प्लेटफॉर्म सिटीजन्स के लिए अरेंज करा गया अवेयरनेस को ड्राइव करने के लिए, इंकरेज करने के लिए। फिटनेस मंत्र यहाँ पे आपको दिया हुआ है बहुत ही सिंपल सा, दैट इज सेइंग दैट फिट इंडिया मिशन इंकरेजेस पीपल टू बिकम अ फिट इंडिया मूवमेंट बाय इनकलकेटिंग 30 to 60 मिनट्स इन डे टू डे लाइफ। वो कह रहा है 30 to 60 मिनट्स आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करनी चाहिए ताकि आपका लाइफस्टाइल और एक्टिव हो जाए और आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आए। थैंक यू गाइज। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 लेकर आएंगे फिजिकल एजुकेशन का। एंड इफ़ यू लाइक if you just find it useful for you this video, then just do like and subscribe to our channel and hit the bell icon for the latest video updates. Take care, bye bye.